बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्कोहल्स के रिएक्शन में जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। डिहाइड्रेशन भी असल में एलिमिनेशन रिएक्शन की ही टाइप है, जिसमें OH ग्रुप जाता है और हाइड्रोजन जाता है साथ वाली कार्बन से। अब अल्कोहल्स की 3 टाइप्स हैं: प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शियरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल जो होते हैं वो प्राइमरी अल्कोहल्स गिव E2 मैकन रिएक्शन। E2 का मतलब है जिसमें OH और हाइड्रोजन एक ही स्टेप में जाता है। सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स गिव E1 रिएक्शन। E1 रिएक्शन वो होता है जिसमें पहले OH ग्रुप जाता है और फिर नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोजन जाता है। अब डिहाइड्रेशन करने के लिए रिएजेंट्स कौन से यूज़ करते हैं ताकि अल्कोहल की डिहाइड्रेशन हो? डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट्स फॉर अल्कोहल्स आर कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, जो बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है और हीट करते हैं साथ, पोटासियम हाइड्रोजन सल्फेट, फास्फोरिक एसिड और हीट, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड हीट, एनहाइड्रस फास्फोरिक क्लोराइड एंड हीट, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड एंड हीट, BF3 एंड हीट, एंड फास्फोरस पेंटाऑक्साइड एंड हीट। ये सारे डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट्स हैं, यहाँ से MCQ बन सकता है। अब OH ग्रुप ने जाना है, जब OH ग्रुप जाता है तो टर्शियरी अल्कोहल सबसे रिएक्टिव होता है। रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स फॉर एलिमिनेशन रिएक्शन और डिहाइड्रेशन रिएक्शन इज एज फॉलो: द मोस्ट रिएक्टिव इज टर्शियरी अल्कोहल, देन सेकेंडरी अल्कोहल, देन प्राइमरी अल्कोहल। रिएक्टिविटी ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर आइए। नेक्स्ट है डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन को असल में ऑक्सीडेशन भी ही कह सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन रिमूव हो रहे हैं, और जब हाइड्रोजन रिमूव हो डेफिनेशन के मुताबिक ये ऑक्सीडेशन भी होती है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स अंडरगो डिहाइड्रोजिनेशन इन वेपर फेज इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर कैटलिस्ट फॉर्मिंग कार्बोनाइल कंपाउंड्स। अब इसमें होता ये है कि ये जो O के साथ हाइड्रोजन अटैच है वो चली जाती है तो O का बॉन्ड फ्री हो जाता है, और जो कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन्स लगी हुई हैं उनमें से एक हाइड्रोजन चली जाती है तो कार्बन का भी बॉन्ड फ्री हो जाता है। तो कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर डबल बॉन्ड बना देती हैं। तो इसको हम ऐसे कहेंगे R सिंगल बॉन्ड C, ऑक्सीजन और कार्बन में डबल बॉन्ड आ गया है और आगे हाइड्रोजन एक रह गई है। ये प्राइमरी अल्कोहल थी। प्राइमरी अल्कोहल जब डिहाइड्रोजिनेट करती है तो एल्डिहाइड मिलता है। अगर हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल हो जिसमें 2 R ग्रुप अटैच हैं इस कार्बन के साथ, वो सेकेंडरी अल्कोहल होती है। उसमें H यहाँ से जाएगा और दूसरा H यहाँ से जाएगा और कार्बन और ऑक्सीजन रह जाएंगे, उनमें डबल बॉन्ड आ जाएगा तो कीटोन बन जाएगा। कीटोन कब बनता है? जब सेकेंडरी अल्कोहल की डिहाइड्रोजिनेशन करते हैं, कॉपर को कैटलिस्ट यूज़ करते हैं 200 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। टर्शियरी अल्कोहल जो होते हैं वो डिहाइड्रोजिनेट नहीं होते, बल्कि उनकी डिहाइड्रेशन करते हैं। वो कैसे होती है? इधर से हाइड्रोजन इसलिए नहीं जा सकती क्योंकि इस कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है, ऊपर वाले दोनों केसेस में हाइड्रोजन है थी। तो फिर यहाँ से पूरा OH ग्रुप उतरेगा और ऊपर वाली किसी कार्बन से, जो नेक्स्ट कार्बन है बीटा कार्बन, वहाँ से हाइड्रोजन जाएगा और वाटर निकलेगा। डिहाइड्रेशन होगी, डिहाइड्रोजिनेशन की बजाय डिहाइड्रेशन होगी, वाटर रिमूव होगा। अब एक इस कार्बन का बॉन्ड फ्री हो गया है और एक इस कार्बन का, दोनों में डबल बॉन्ड आ जाएगा तो एल्कीन बन जाएगी। द डिहाइड्रोजिनेशन इज़ यूज्ड, इसे हमें प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो ये टेस्ट के तौर पे, पीछे भी हमने एक ल्यूकस टेस्ट पढ़ा था जिसमें हम प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो और ये भी है, क्योंकि अगर एल्डिहाइड हमें मिलती है तो प्राइमरी अल्कोहल है, कीटोन मिलती है तो सेकेंडरी है, और अगर एल्कीन मिलती है तो वो टर्शियरी अल्कोहल होगी। ऑक्सीडेशन, द कंपाउंड दैट इज़ फॉर्म्ड बाय ऑक्सीडेशन डिपेंड करता है कि अल्कोहल प्राइमरी या सेकेंडरी है या टर्शियरी है। द मेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो यूज़ कर सकते हैं, MCQ है, कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ हो सकते हैं? एल्कलाइन KMnO4, या फिर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, या फिर पोटासियम डाई क्रोमेट, और आखिरी है क्रोमिक ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड। प्राइमरी अल्कोहल्स जब ऑक्सीडाइज करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, लेकिन एल्डिहाइड तो बहुत ही वल्नरेबल है
इसके ऊपर बहुत इजीली अटैक हो सकता है और ये ऑक्सीडेशन इसकी बल्कि हो जाती है और ये एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, विच आर इन टर्न ईजिली ऑक्सीडाइज्ड एंड गिव कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये प्राइमरी अल्कोहल है, यहाँ से एक हाइड्रोजन जाएगी, एक यहाँ से जाएगी और कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड आकर एल्डिहाइड बन जाएगा। इस एल्डिहाइड की फ़ौरन ऑक्सीडेशन होगी, कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो सिंगल बॉन्ड है उसमें भी ऑक्सीजन आ जाएगी तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। इसे ओपन करके लिखा है, 2 हाइड्रोजन जाएंगे, कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो अगले स्टेप में क्या होगा, एल्डिहाइड बनने के बाद इस कार्बन और ये हाइड्रोजन जो रह गई है इनमें भी ऑक्सीजन आके एसिड बन जाएगा। सेकेंडरी अल्कोहल में क्या होता है, कीटोन बनता है जिसकी फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती, अगर होगी भी तो मिक्सचर ऑफ एसिड बनेगा। सेकेंडरी अल्कोहल्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू कीटोन, और उनमें इतने ही कार्बन है जितने अल्कोहल में थे, लेकिन जब इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे और वैसे नहीं होगी, नॉर्मल कंडीशन में ड्रास्टिक कंडीशन में होगी तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेंगे और उनमें डिफरेंट कार्बन होंगे। तो आर यहाँ से हाइड्रोजन जाएगी, नीचे वाले कार्बन से भी हाइड्रोजन जाएगी, ये ऑक्सीजन जो नेसेंट ऑक्सीजन है किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से मिली है, ये दोनों हाइड्रोजन ले जाएगा, वाटर बना देगा, कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाएगा और कीटोन बन जाएगा। ये नॉर्मल कंडीशन में फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता क्योंकि इसके साथ आगे का हाइड्रोजन नहीं अटैच, तो फिर इसको ड्रास्टिक कंडीशन में तोड़ेंगे कार्बन कार्बन बॉन्ड, ये वाला हिस्सा भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड, तो मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हमें मिलेंगे। टर्शियरी अल्कोहल्स, टर्शियरी अल्कोहल डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन, इसकी ऑक्सीडेशन इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि ओ के साथ तो हाइड्रोजन अटैच है लेकिन इस कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं है, तो इसकी डिहाइड्रेशन ही होगी। रादर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड की प्रेजेंस में अलॉन्ग विद द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में दे अंडरगो डिहाइड्रेशन, और अल्कीन्स मिलती है, और अल्कीन की फर्दर ऑक्सीडेशन जब होती है तो एसिड्स मिलते हैं जिनमें कम कार्बन होते हैं जितने पेरेंट अल्कोहल में थे, क्योंकि वो क्लीवेज हो जाती है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की। तो यहाँ देखें ये टर्शियरी अल्कोहल है, यहाँ से पूरा OH ग्रुप उतरेगा और किसी एक बीटा, ये 3 बीटा कार्बन हैं, किसी एक बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन उतरेगा, वाटर बन जाएगा और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब नेक्स्ट ड्रास्टिक कंडीशन में इसको तोड़ेंगे तो ये हिस्सा भी, ये भी टूटेगा, ये हिस्सा भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी और ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, ये 1 वाला मिलेगा और ये भी 1 वाला तो मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स हमें मिलेंगे जब हम एल्कीन हासिल करेंगे टर्शियरी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन से। अब जितने भी हमने रिएक्शंस पढ़े हैं अल्कोहल्स के, उसमें हम एथानॉल एज एन एग्जांपल लेकर उसकी समरी आपके सामने जहाँ से MCQs बन सकते हैं। हमने कहा था कि अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते हैं जो डिहाइड्रेशन करता है तो क्या होता है, टेम्परेचर इतना ज़्यादा ना रखें तो 2 अल्कोहल के मालिक्यूल आपस में मिलकर डिहाइड्रेट करेंगे और ईथर बनेगा, और अगर टेम्परेचर ज़्यादा कर देते हैं 180 कर देते हैं तो फिर एक ही मालिक्यूल में से एक तरफ से OH निकलेगा, दूसरी कार्बन से H निकलेगा तो एल्कीन बन जाएगी। तो 180 डिग्री पे एल्कीन बनती है और 140 पे ईथर बनता है। ये इंटरमालिकुलर डिहाइड्रेशन हुई है कि 2 मालिक्यूल ने मिलके, एक ने OH दिया और एक ने H दिया है, तो आपस में दोनों मालिक्यूल अटैच हो गए ईथर, और ये एक ही मालिक्यूल के अंदर से वाटर निकला है जब कंडीशन ज़्यादा सीवियर होती हैं। फिर हमने सोडियम के साथ रिएक्शन करवाया था, H उतर गया, सोडियम सॉल्ट बन गया। फिर हमने रिएक्शन करवाया था मिथाइल आयोडाइड के साथ, मिथाइलेशन जो करवाई थी, ईथर बन गया था। फिर हमने रिएक्शन करवाया था एसिटाइल क्लोराइड के साथ, तो हमने कहा था एस्टर बनेगा। फिर हमने रिएक्शन करवाया था टोसाइल क्लोराइड के साथ, तो टोसाइलेट एस्टर बना था। फिर हाइड्रोजन हेलाइड के साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अल्काइल हेलाइड बन गया, इसके साथ भी अल्काइल हेलाइड बनेगा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड और ब्रोमाइड के साथ, इसी तरह ब्रोमाइड के साथ ब्रोमाइड बनेगा। इसी तरह हमने रिएक्शन किया था आयोडाइड के साथ, तो आयोडाइड बनेगा, यानी ये अल्काइल अल्कोहल से अल्काइल आयोडाइड बन गया। नेक्स्ट जो हमने किया था वो हमने अल्कीन के साथ रिएक्शन करवाया था सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो हमें ईथर ही मिला था। उसके बाद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ किया तो एल्डिहाइड बना, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ किया तो प्राइमरी अल्कोहल से एथेनॉल से कार्बोक्सिलिक एसिड बना। और अगर हमने ऑक्सीजन उतार के अल्केन बनाना, हाइड्रोजन लगानी है तो HI की प्रेजेंस में सिर्फ ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो यूज़ करेंगे। तो ये सारी समरी है जो पिछले जितने रिएक्शन हमने करे हैं उनके लिए। अब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स में डिफ्रेंशिएट करने के लिए पीछे ल्यूकस टेस्ट बताया गया था सबसे शुरू में ही, तो वो दोबारा डिस्कस हुआ है
कि व्हेन अल्कोहल्स को हम ट्रीट करते हैं ल्यूकोस एजेंट। अब एमसीक्यू बनता है ल्यूकोस एजेंट क्या है, मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड ACl एंड जिंक क्लोराइड इज कॉल्ड ल्यूकोस एजेंट। और डिटेल रिएक्शन तो पीछे डिस्कस हुई है, रूम टेम्परेचर के ऊपर टर्शियल अल्कोहल बनेगा, टर्शियल अल्कोहल रिएक्ट करता है सॉरी इमीडिएटली और ऑयली लेयर बनती है। तो ये टेस्ट भी है क्योंकि ऑयली लेयर हमें नज़र आ जाती है या टर्बिडिटी सी नज़र आ जाती है अल्काइल क्लोराइड की। इसी तरह सेकेंडरी अल्कोहल जो होता है वो 10 मिनट्स के बाद ऑयली लेयर देता है और टर्शियल अल्कोहल को हीट करने के बाद ऑयली लेयर मिलती है। तो तीनों में हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अल्कोहल जो है उनमें एथानॉल जो है वो बहुत ज़्यादा उसके इस्तेमाल होते हैं, उनके यूजेस हैं। तो उसे फर्मेंटेशन से बनाते हैं, शुगर्स वगैरह जो नेचुरली पाई जाती हैं मोलेसिस की फॉर्म में या फ्रूट्स जूसेस में, उसे हम उनमें हम बैक्टीरिया यीस्ट ऐड करके, यीस्ट के अंदर एंजाइम्स होते हैं जो सबसे पहले जो चीनी है उसको तोड़ता है, एंजाइम सुक्रेज और ग्लूकोज बनाता है और साथ फ्रुक्टोज बनती है। ग्लूकोज के ऊपर जाइमेज एंजाइम जो यीस्ट के अंदर से निकलता है अटैक करता है और एथानॉल बन जाती है। ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस है। तो बड़े पैमाने पे कमर्शियल पैमाने पे हम फर्मेंटेशन से ही एंजाइम्स की हेल्प से जो यीस्ट की बॉडी से निकलते हैं हम एथानॉल की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अगर 95% प्योर एथानॉल है तो उसे हम रेक्टिफाइड स्पिरिट कहते हैं, और 100% प्योर होगी तो वो एब्सोल्यूट अल्कोहल होगी। ये भी एमसीक्यू बनेगा। जो अगला हमारा टॉपिक है वो है फिनोल्स। फिनोल्स क्या हैं? फिनोल्स आर एरोमेटिक कंपाउंड्स। फिनोल्स एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स पीछे डिस्कस किया था जब जर्नल पढ़ा था कि एरोमेटिक कंपाउंड्स वो हैं जिनमें बेंजीन रिंग आ जाती है। तो बेंजीन रिंग जिसमें भी होगी वो एरोमेटिक कंपाउंड होगा। फिनोल्स भी एरोमेटिक कंपाउंड है क्योंकि इनमें भी बेंजीन रिंग है। फिनोल्स आर एरोमेटिक कंपाउंड्स कंटेनिंग, इनमें भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक हो सकता है या ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं। और किसके साथ अटैच होते हैं? डायरेक्टली अटैच टू द एरोमेटिक न्यूक्लियस। बेंजीन रिंग के साथ जो हाइड्रोजन अटैच हैं 6, उनमें से हाइड्रोजन उतरते जाएंगे और OH ग्रुप डायरेक्ट अटैच होंगे तो फिनोल्स बन जाएगा। अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हैं, द कंपाउंड्स आर टर्म्ड एज मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स, डाईहाइड्रिक फिनोल्स, ट्राईहाइड्रिक फिनोल्स एंड पॉलीहाइड्रिक फिनोल्स। इनके नाम देने के लहदा ही तरीका है। तो ज़्यादातर इनके कॉमन नेम मशहूर हैं और OH कितने अटैच हैं उसके नाम पे इन पे नाम की, यानी द सिंपलेस्ट मेंबर ऑफ द सीरीज़ इज़ कॉल्ड फिनोल। सबसे सिंपल मेंबर जिसमें एक बेंजीन रिंग और उसके साथ एक OH अटैच हो उसे फिनोल ही कहते हैं। इस फैमिली का नाम भी फिनोल्स है और उस कंपाउंड का नाम भी फिनोल है जो सबसे सिंपल है, जिसमें एक OH ग्रुप है जो शर्त है और एक बेंजीन रिंग है वो भी शर्त है इस फिनोल के लिए। फिनोल के डेरिवेटिव्स को नाम कैसे देते हैं कि पेरेंट नेम फिनोल ही रहेगा और शुरू में कोई नाम लिख देंगे, पेरेंट कंपाउंड के नाम भी रखेंगे। किस तरह? ये एक OH है और एक बेंजीन है, ये फिनोल है। दूसरी कार्बन के ऊपर क्लोरीन, ये पहली कार्बन होगी, जहाँ OH अटैच होगा उसको पहली कार्बन कहना है। दूसरी कार्बन के ऊपर क्लोरीन अटैच हो गया है तो 2 क्लोरोफिनोल, ये फिनोल ही रहेगा और ये 2 क्लोरो है। अब 2 पोजीशन को कॉमनली ऑर्थो कहते हैं तो ऑर्थो क्लोरोफिनोल भी है। इसी तरह ये 3rd कार्बन है, ये 4th कार्बन है। 4th कार्बन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप अटैच है तो 4 नाइट्रोफिनोल है और इसको पैरा पोजीशन भी कहते हैं, पैरा नाइट्रोफिनोल। इसी तरह ये दूसरी कार्बन है उस पर नाइट्रो ग्रुप है और चौथी कार्बन पे क्लोरीन है तो 4 क्लोरो 2 नाइट्रोफिनोल है। इफ़ मोर देन 2 ग्रुप्स आर प्रेजेंट, अगर ज़्यादा ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं तो नेम द न्यूमरल्स हम यूज़ करते हैं, ज़्यादातर नंबरिंग यानी यूज़ करते हैं, ऑर्थोपैरा का नंबर यूज़ नहीं करते। ये देखें 4 के ऊपर क्लोरो है, 2 के ऊपर मिथाइल है और फिनोल है। 4 क्लोरो 2 मिथाइल फिनोल। सी पहले इसलिए लिखा है अल्फ़ाबेटिकली, सी पहले आता है और M बाद में आता है। 4 पे क्लोरो है, 2 पे मिथाइल और फिनोल है। इसी तरह ये नंबर 1 पोजीशन पे है, 2, 3, 4 और 5, 6। तो एक 3 पे और एक 5 पे, 3, 5 डाई क्लोरो, 2 क्लोरो हैं और ये फिनोल है। ठीक है। इसी तरह मोस्ट ऑफ द फिनोल्स को हम उनके ट्रिवियल नेम से जानते हैं, यानी 2 ग्रुप्स जब लग जाते हैं तो उनका एक स्पेशल नाम आ जाता है, उसी के नाम पे इनको पहचाना जाता है। अगर फिनोल OH भी लगा हुआ है, चाहे इधर लगा दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सारी बेंजीन रिंग की कार्बन से एक जैसी होती हैं। यहाँ OH लगा हुआ है और यहाँ मिथाइल है, यहाँ भी OH लगा देते, यहाँ मिथाइल, तो ये एक दूसरे के लिहाज से ऑर्थो हैं। तो इस कंपाउंड का नाम है क्रीसोल। और अगर एक कार्बन छोड़ के एक OH लगा दें और एक मिथाइल लगा दें तो मेटाक्रीसोल। और अगर
सामने सामने OH और मिथाइल लगा दें तो पैराक्रीसोल है। तो क्रीसोल जो है ये कॉमन नेम है जिसमें बेंजीन इनके साथ एक OH अटैच हो और एक मिथाइल ग्रुप अटैच हो। इसी तरह दो OH ग्रुप अटैच हो, इनमें से MCQs बनेंगे। ये अच्छी तरह इनकी नॉमेनक्लेचर करनी है, नेम्स देखने हैं। अगर दो ऑर्थो पे OH ग्रुप लगे हों तो उसका नाम है कैटिकोल। दो OH लगे हों और मेटा पोजीशन पे लगे हों 1 और 3 के लिहाज से लगे हों तो उसका नाम है रिसोर्सिनोल। ये बड़ा मशहूर नेम है। इसी तरह एक OH लगा और उसके अपोजिट साइड पे पैरा पोजीशन पे यानी 4 पोजीशन पे OH लगा तो उसका नाम है हाइड्रोकीनोन। 3 OH इकट्ठे लगे हों तो इसका नाम है पायरोगैलोल। और अगर तीनों OH छोड़ के लगे हों तो ये बड़ा मशहूर है फ्लोरोग्लूसिनोल। अब इनको तैयार करने के क्या तरीके हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। सबसे सिंपल फिनोल को ही तैयार करेंगे क्योंकि सबसे मेन वही है जिसमें एक OH ग्रुप और बेंजीन है। सबसे पहले कोल टार, नेचुरली जो ज़मीन से पेट्रोलियम निकलता है उसमें से जो कोल टार होती है उसको क्या करते हैं, उसको हीट करते हैं और उसके द मिडल ऑयल फ्रैक्शन ऑफ कोल टार कंटेन फिनोल। तो उसमें फ़िनोल होती है, अदर कंपाउंड्स भी होते हैं। इसको हम क्या करते हैं, इसको अल्कलीस में डाल देते हैं और अल्कलाइन लेयर जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। द मिक्सचर ऑफ फिनोल्स हमें लैदा हो जाते हैं और उसको लैदा करने के लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यानी हीट करते हैं ताकि सारी चीज़ें एक दूसरे से जितने फिनोल्स उसके अंदर मौजूद हैं छोटे बड़े वो सारे लैदा हो जाएं। तो नेचुरल तरीका क्या है, कोल टार से हासिल करना। कोल टार क्या है, लुक वगैरह जो है जो पेट्रोलियम से हासिल होती है। अब है कोई अल्काइल हेलाइड ले लें, लेकिन अल्काइल तो नहीं लेना, वो अल्कोहल बन जाएगा। तो एराइल हेलाइड लेंगे, बेंजीन वाला हेलाइड लेंगे। एराइल हेलाइड्स को जब हम ट्रीट करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हाई टेम्परेचर के ऊपर सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करेंगे तो हमें फिनोल मिलेगा, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाया। ये इंडस्ट्री में यूज़ होने वाला तरीका है। क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन का कॉस्टिक सोडा से रिएक्शन करवाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड से हीट किया, हाई अंडर प्रेशर भी लगाया, बाद में कैटलिस्ट थोड़ा एसिड भी डालेंगे क्योंकि यहाँ से क्लोरीन और यहाँ से Na उतर के NaCl बन जाता है और OH जाके लग जाता है और फिनोल बन गया। सल्फोनिक एसिड से बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इस एरोमेटिक यानी बेंजीन सल्फोनिक एसिड में कॉस्टिक सोडा ही डालेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड 300 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर तो हमें क्या मिल जाता है, फिनोल। ये बेंजीन या एराइल सल्फोनिक एसिड है SO3H। इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, यहाँ से Na और यहाँ से ये 2 NaOH यूज़ करेंगे तो ये उतर जाएगा Na। सबसे पहले क्या होगा, यहाँ से H उतरेगा, यहाँ से OH वाटर बनेगा और Na जाके ये एसिड और ये बेस है, न्यूट्रलाइजेशन होगी और सोडियम इधर जाके लग जाएगा तो सोडियम का सॉल्ट बना है। 300 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर क्या होगा, यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड निकल जाएगी और O रह जाएगा, ONA बन जाएगा। ये सॉल्ट बना है फिनोल का। इसमें बाद में थोड़ा सा एसिड डालेंगे, Na उतर जाएगा, जो एसिड के अंदर क्लोराइड थी उसके साथ मिलकर सॉल्ट बना देगा और हाइड्रोजन एसिड के यहाँ आके लाके फिनोल बन जाएगा। डायजोनियम साल्ट्स क्या होते हैं, जिन कंपाउंड में नाइट्रोजन और ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन हो उसे डायजोनियम कहते हैं और आगे कोई क्लोराइड वगैरह लगा हो तो वो सॉल्ट होता है, फ्रॉम डायजोनियम साल्ट। इसकी हाइड्रोलिसिस, इसका पानी के साथ रिएक्शन करेंगे एसिडिक मीडियम के अंदर तो हमें फिनोल मिल जाता है। यहाँ से जब इसमें पानी ऐड करेंगे थोड़ा सा एसिड कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ करेंगे तो N ट्रिपल बॉन्ड N है, इसने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, 3 इधर और 1 इधर, तो इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो इस पॉजिटिव के बराबर करने के लिए क्लोराइड इसके साथ अटैच है। तो इसमें से सबसे पहले N2 गैस निकलेगी और क्लोरीन यहाँ से वाटर से हाइड्रोजन लेके HCl बना देगी, एक N2 निकलेगी और वाटर के अंदर जो OH है वो जाके यहाँ अटैच हो जाएगा। अगला है फिनोलिक एसिड्स के साथ रिएक्शन करते हैं। फिनोल भी और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी हो तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप की डी कार्बोक्सिलेशन कर देंगे। वैन फिनोलिक एसिड यानी जिसमें एसिड ग्रुप भी और फिनोल भी उसे फिनोलिक एसिड कहते हैं। जब फिनोलिक एसिड को हम हीट करते हैं किसी सोडा लाइम के साथ, अब सोडा लाइम भी MCQ बनता है। सोडा लाइम क्या चीज़ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के मिक्सचर को सोडा लाइम कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड इसमें कैटलिस्ट है और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो रिएक्टेंट है। तो सोडा लाइम क्या चीज़ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर है। तो इसकी डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब है पूरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप उतर जाता है। तो OH तो लगी हुई है, उसे नहीं डिस्टर्ब करना। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है इसका सोडा लाइम सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से ये पूरा डिटैच हो जाएगा, Na2CO3 बन जाएगा और हाइड्रोजन डायरेक्ट इधर लग जाएगा। जब इधर हाइड्रोजन लग जाएगा, इसे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये फिनोल बन जाएगा, हाइड्रोजन नहीं मेंशन करते। आखिरी तरीका क्या है कि हम
इसको बनाएं आइसोप्रोपाइल बेंजीन क्यूमीन से। आइसोप्रोपाइल बेंजीन को मैंने ओपन करके लिखा हुआ है, बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर 3 कार्बन है लेकिन सेंटर वाली कार्बन ने बॉन्ड बनाया हुआ है, तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन है। आइसोप्रोपाइल बेंजीन को क्यूमीन भी कहते हैं। सबसे पहले इसमें ऑक्सीजन ऐड करेंगे, तो इसमें एक ही CH बॉन्ड है, बाकी तो 2 मिथाइल लगे हुए हैं, तो CH बॉन्ड में 2 ऑक्सीजन आ जाएंगी, O सिंगल बॉन्ड बनाकर, तो ये बन गया है पेरोक्साइड। इसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे तो ये टूटेगा, ठीक है, ये डिटैच हो जाएगा और इसके ऊपर पॉजिटिव, ये डिटैच जब होगा बॉन्ड लेकर तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। एंड पे हम डायरेक्ट मैकेनिज्म नहीं करेंगे, हम कहेंगे क्यूमीन का रिएक्शन हमने ऑक्सीजन के साथ करवाया है और पेरोक्साइड बना है, यानी जो CH बॉन्ड था क्यूमीन के अंदर, CH बॉन्ड था आइसोप्रोपाइल बेंजीन के अंदर, उसमें ऑक्सीजन आ गई है, बाद में सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया है, तो क्या हुआ है, ये इतना ही, ये CH3, ये C डबल बॉन्ड O CH3 बन गया ये वाला, और ये फिनोल बन गया साथ। ये डायरेक्ट आपने इसका प्रोडक्ट शो कर देना है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो है, सल्फ्यूरिक एसिड और हीट करेंगे तो क्या होगा, ये CH3 जो 2 अटैच हैं ये डबल बॉन्ड O लेकर कीटोन बना देंगे और OH जाके बेंजीन के साथ अटैच होकर फिनोल बन जाएगा, यानी ये बॉन्ड टूटेगा, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड आ जाएगा, बेंजीन ये बॉन्ड लेकर हाइड्रोजन OH अपने साथ अटैच करके फिनोल बना देगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या है, क्योंकि इसमें OH ग्रुप है, इसके बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। एसिडिक करैक्टर हम बाद में इंशाल्लाह डिस्कस। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखें, प्योर फिनोल्स और कलरलेस लिक्विड्स होते हैं, इनके लो मेल्टिंग क्योंकि बेंजीन है इनमें, और ये पिंक हो जाते हैं और या रेड हो जाते हैं अगर ज़्यादा देर पड़े रहें एयर में या लाइट में, क्योंकि इनकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, जिस तरह लाइफ बॉय का कलर था रेड कलर का। ऑल फिनोल्स है पेकुलियर कार्बोलिक ऑर्डर, इनके अंदर स्मेल होती है जो हमें डिटोल वगैरह में भी आती है, या डिटोल साबन या फिर लाइफ बॉय वगैरह में, तो कार्बोलिक ऑर्डर है, इनको कार्बोलिक एसिड्स भी कहते हैं। फिनोल्स है हाई बॉइलिंग पॉइंट्स, सोलबिलिटी है अल्कोहल एंड सोलबिलिटी देन करस्पॉन्डिंग अल्कोहल्स, ठीक है, इनका मालिकुलर वेट ज़्यादा है क्योंकि बेंजीन है इनमें, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगी और सोलबिलिटी भी ज़्यादा होगी। द हायर बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ सोलबिलिटीज आर एक्सप्लेन बाय द, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इनमें बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, लेकिन अल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है लेकिन इनमें बेंजीन है, जिसकी वजह से इनका साइज़ बड़ा हो जाता है, मालिकुलर मास ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से इनके बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाते हैं। एसिडिक करैक्टर, अल्कोहल्स एंड फिनोल्स बोथ एसिडिक नेचर के हैं, लेकिन अल्कोहल का रिएक्शन सोडियम के साथ करें तो सोडियम बन जाता है सोडियम अल्कोक्साइड बन जाता है, फिनोल का करें तो सोडियम फिनोक्साइड बन जाता है। लेकिन फिनोल जो होते हैं बहुत ज़्यादा, ये MCQ बनेगा, फिनोल की एसिडिक करैक्टर अल्कोहल से बहुत ज़्यादा है। फिनोल जो होते हैं ये इतने स्ट्रॉन्ग एसिड हैं कि ये ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड से सॉल्ट बना देते हैं। अल्कोहल जो होता है वो दोनों रिएक्शन नहीं करता, ना सोडियम हाइड्रोक्साइड से इसका रिएक्शन होता है और ना ये यानी ब्लू लिटमस को रेड करता है, लेकिन फिनोल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये किस बेस पे है, दिस इंडिकेटेड बाय द ऑर्डर ऑफ एसिडिक, इस एसिडिक करैक्टर इसमें बहुत ज़्यादा है अल्कोहल की निस्बत। OH ग्रुप जो होता है वो डायरेक्टली अटैच होता है बेंजीन रिंग की वजह से, तो क्या कर देता है उसकी जो ऑक्सीजन है उस पर अगर नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो क्या हो जाता है, वो डीलोकलाइजेशन हो जाती है, उसकी क्या हो जाती है डी एन एरोमेटिक रिंग अलोइंग रेजोनेंस हो जाती है, किसके दरमियान, जो लॉन पेयर है ऑक्सीजन के ऊपर या नेगेटिव चार्ज है जब ऑक्सीजन पे आ जाता है देने के बाद, और जो पाई बॉन्ड है बेंजीन के ऊपर, ड्यू टू दिस द रिंग बिकम मोर नेगेटिव हो जाती है और हाइड्रोक्सी ग्रुप जो होता है पॉजिटिव हो जाता है, जिसकी वजह से उसका हाइड्रोजन उतारना आसान हो जाता है। तो सिंपल सा आंसर क्या है, फिनोल क्यों ज़्यादा एसिडिक है अल्कोहल से, क्योंकि फिनोल के अंदर OH ग्रुप जब वो बेंजीन से अटैच है और OH ग्रुप के ऊपर जो ऑक्सीजन है उस पर लॉन पेयर जो है वो बेंजीन रिंग के साथ डीलोकलाइजेशन कर पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और उसका एच उतरना आसान हो जाता है, और अल्कोहल में कोई डीलोकलाइजेशन नहीं है और इसलिए उसका एच उतरना प्लस फॉर्म में उतरना मुश्किल है, इसलिए वो वीक एसिड है। और फिनोल जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है क्योंकि उसकी ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है डीलोकलाइजेशन की वजह से और उसका हाइड्रोजन आसानी से उतर जाता है। अल्लाह हाफिज़।